अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद करती हूँ आप सबका। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज से 16 साल पहले मुंबई के एक छोटे से इलाके में एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। जिन दिनों घर में बेटियां पैदा होने पे घर वालों में वो रंज गम होता था या माँ बहुत सारी माओं को घर से निकाला जाता था बेटियां पैदा होने पे, वहीं पे इस बच्चे की पैदाइश पे पूरे इलाके में मिठाई बांटी गई थी। उन दिनों सानिया मिर्ज़ा हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही थी। तो इनके घर वालों ने, इनके पेरेंट्स ने सानिया मिर्ज़ा से इंस्पायर होके इनका नाम सानिया रख दिया। उसी लड़की को आज हम गली गर्ल के नाम से जानते हैं। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल हिजाबी रैपर फ्रॉम इंडिया। मैं बात कर रही हूँ सानिया कयूमुद्दीन मिस्त्री, जिनको हम आज सानिया एमकू के नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में सानिया से बात करेंगे, उनकी जर्नी से। छोटी-सी बच्ची हैं वो, लेकिन बचपन में ही उन्होंने अपना नाम कमाया, अपने पैर जमाए। तो हम उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी पूछेंगे, उनका कहाँ से स्टार्ट हो गया। तो सानिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया। जी, तो अ, सानिया हमें अपने बारे में बताएँ, आपकी माशाल्लाह उम्र भी अभी बहुत ज़्यादा कम है और आप खुद रैप लिखती हैं, खुद गाती हैं। तो मुझे बताएँ, ये शौक आपका पहले से ही था, बचपन से ही था, या ख़ैर बचपन तो आपका अभी भी चल रहा है, लेकिन आपका शौक पहले से ही था, या ये बाद में अचानक से लाइक बाकी रैपर्स को देख के स्टार्ट हो गया? नहीं मेरा शौक नहीं था रैप करना। मैं शायरी लिखती थी उस वक़्त और मैं जब 8वीं में पढ़ रही थी 8th स्टैंडर्ड में, तब मेरे कुछ दोस्त रैप कर रहे थे, रैप गा रहे थे दूसरे आर्टिस्ट का। तो उन्होंने मुझे लिरिक्स दिखाई और मेरा ये कहना कि ये मैं भी कर सकती हूँ, मीन्स रैप मैं भी कर सकती हूँ। और उन्होंने कहा कि उसी वक़्त करके दिखाओ हमें, तो मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी और उन्हें गा के सुना दी। तो उस वक़्त बच्चों में होता है ना कि हाँ, तुम्हें ये आता है तो तुम्हें ये करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अप्रोच किया, तो वहाँ से जारी है मेरा ये रैप करना। हुँ, हुँ। अच्छा, मुझे बताइए फैमिली के बारे में। मैंने आपकी अच्छा, पहले मेरा एक कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। मेरा म्यूज़िक के साथ उतना कोई टच नहीं है। लाइक मैं म्यूज़िक बहुत कम, लाइक लिटरली नहीं सुनती हूँ म्यूज़िक, एंड रैप से तो मैं दूर-दूर तक, लाइक मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब अगर मैं म्यूज़िक कभी सुनना पसंद करूँ भी, तब भी मैं क्लासिकल सॉन्ग्स जो हैं वो सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पुराने गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मेरे सामने जब रैप का ज़िक्र आया, या मेरे सामने कोई रैप का मैंने सुना कहीं पे गाना, तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर है रैप की, दैट्स जिसमें गालियाँ-गलौच होती हैं, जिसमें गंदी बातें होती हैं, जो सुनने लायक नहीं होता है। तो मेरे सामने रैप की वही पिक्चर है। तो मैं रिसेंटली यूट्यूब पे यूँ ही स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने ये इस पे वीडियो पे क्लिक किया। मैंने आपका सॉन्ग एक सुना, बहुत ढीठ हैं, कुछ वैसा ही वही सॉन्ग है ना? हाँ जी, मैंने वो सुना, एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई, मैंने आपकी यूट्यूब चैनल जो है वो सर्च की, एंड आपका हर एक गाना मैंने देखा। मैंने लिटरली लाइक लिरिक्स निकाल के मैंने सबटाइटल्स ऑन करके पूरे वो लिरिक्स सुने, और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया। मैं फिर आपके एक-एक इंटरव्यू पे गई, मैंने आपकी पिक्चर्स देखी, इंटरव्यूज़ देखे, और बहुत ही उसी टाइम फिर मैंने आपको अप्रोच किया था, मैसेज जब मैंने किया था आपको। तो आप मुझे बताएँ कि जब आपने पहले रैप स्टार्ट किया, जब आपके फ्रेंड्स ने अप्रोच किया, आपने स्टार्ट किया, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था, मुझे बताएँ? हाँ, आई नो कि आपकी अम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आपके अब्बू प्रमोट कर रहे हैं, आपकी चैनल का नाम लिख के पीछे ऑटो पे उन्होंने रिक्शे पे वो लिख के रखा हुआ है। तो मुझे बताएँ घर वालों का कैसे था? उनको आपको कन्विंस करना पड़ा, या स्ट्रगल हुई कुछ, या वो बस उनको बोला आपने तो वो रेडी हो गए? अ, मेरी मम्मी को पता नहीं था मैं रैप करती हूँ, तो एक दी है जिनको मैं अपनी सारी बातें बताती हूँ। तो मैं वो मेरा कंफर्ट ज़ोन है, तो वो दी ने मेरी मम्मी से बात की और बताया कि आपकी बेटी रैप करती है, और मैंने अम्मी को रैप सुनाई, तो उन्हें अच्छा लगा। लेकिन अम्मी को पता नहीं था कि इसमें कुछ करियर बन सकता है या हम इससे कुछ नाम कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अम्मी ने कहा हाँ ठीक है, कर रही है करके। फिर उसके बाद जब इवेंट्स होने लगे एनजीओज में और मेरे बारे में बात होने लगी और मैं रैप करने लगी लोगों के सामने, तो वो एक प्राउड मोमेंट था जब कोई आकर मेरी अम्मी को ये कहता था तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा रैप करती है। वैसे तो हमारे यहाँ के लोगों को रैप के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और पता भी था तो वो छोटे छोटे बच्चों को जो रैप सुनते थे, हुँ, हुँ। बाकी बातें ठीक है। तो पर्सनली रैप मुझे पता ही नहीं था रैप नाम की भी कोई चीज़ होती है। जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया तब जाके मुझे पता चला।
और उसके बाद मैंने एक पॉजिटिव थिंग लिया कि अगर रैप से हम अपनी भड़ास दिल की निकाल सकते हैं, तो हम वो चीज़ें भी बता सकते हैं जो पॉजिटिव है और लोगों को सुननी चाहिए। ठीक है। आप मुझे बताएँ आपका जो आप खुद लिखती भी हैं रैप्स, तो आप मुझे बताएँ आपका जो पहला गाना था, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी? लाइक क्या सोच के आपने लिखा था? और जब आपने लिखा वो गाना, आपने जब वो रिकॉर्ड किया, फिर ऑन एयर जब वो हुआ, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों से? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हार्डली कोई ऐसा बंदा होगा जिसको आपके रैप्स पसंद ना आते होंगे या जो एप्रिशिएट ना करता हो। तो लाइक उसके पीछे की वो जो कहानी थी, वो जो थॉट प्रोसेस थी, क्या सोच के लिखा था वो गाना आपने? उसके बारे में बताएँ हमें। मेरा सबसे पहला जो गाना था, जब मुझे रैप के बारे में इतनी समझ नहीं थी, तब मैंने लिखा था रियलिटी ऑफ लॉकडाउन। लिखे तो थे। चलो ठीक है, उसका बोल है, पड़ा लॉकडाउन लगाना चलो ठीक है, घर में बंद पैसे आना चलो ठीक है, मिले एनजीओ से खाना चलो ठीक है, ज्यादा भीड़ मत लगाना चलो ठीक है। वो था कि हम जैसे लोग, या फिर मैंने अपने एरिया में देखा है और बाकी जगहों पर भी जो स्लम एरियाज होते हैं, वो और बाकी लोग इंडिविजुअल एक कितना सफर कर रहा था लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लोगों की जॉब छूट जा रही थी और स्लम्स के जो लोग थे उन्हें खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनका रोज का रहता है ना, रोजगार का। वो जाते हैं, आज कमाने जाएंगे तो कल उनको खाना मिलेगा, और अगर आज वो जाएंगे ही नहीं तो उनको दूसरे दिन दिक्कत होगी। और उनके घर का खर्चा उठाना, ये सारी चीजें। तो एक एक इंसान काम करता है घर पे, और अगर वही लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठे रह जाए तो बहुत सारी दिक्कत होती है, और इन सारी चीजों में स्ट्रेस्ड हो रहा था। बच्चे स्ट्रेसफुल हो रहे थे क्योंकि उनको बाहर जाने नहीं मिल रहा था, खेलने कूदने को, स्कूल जाने नहीं मिल रहा था, पढ़ाई पे से ध्यान हट रहा था, और सिर्फ घरों में झगड़े हो रहे थे एक दूसरे से। और ज्यादा दिक्कत थी कि वायलेंस जो होता है घर में, अगर देखेंगे स्लम्स में या फिर कहीं और भी, हुँ, हुँ। अम, औरतों को मारते हैं, बेटियों को वो झिड़कते हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल घरों में थी। तो हुँ, ये सारी जब सब साथ में रह रहे थे लॉकडाउन में, कोई आना जाना नहीं हो रहा था बाहर, घर ही में रह रहे थे, तो बहुत सारी तकलीफें थी, और ये सारी तकलीफें हमेशा नहीं रहने वाली है, कभी ना कभी खत्म होगी। तो ये बातें हम बता रहे थे रियलिटी ऑफ लॉकडाउन में। ठीक है। अच्छा सानिया मुझे बताएँ बीच में से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने जैसे बोला कि स्लम्स में रहने वाले लोग जो होते हैं, उनकी एक ही तरह के उनके मसाइल नहीं होते हैं। स्लम्स में रहने वाली आपने आपने आस-पास देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज़ें करी होंगी। ये चीज़ें लाइक कहने में बहुत आसान होती हैं कि मैं रैप करती हूँ, मैं गाती हूँ, मुझे सपोर्ट मिला, वो मिला, ये मिला, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस जुड़ी होती हैं। तो मुझे बताओ, आप जैसे जिस एरिया में रहती हैं, वहाँ पे आप जैसी लड़कियाँ होंगी बहुत सारी जिनकी छोटी उम्र में शादी, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में रहने वाली जो लड़कियाँ होती हैं उनकी यही ज़िंदगी होती है। कुछ टाइम तक थोड़ा-सा 5वीं 6वीं तक पढ़ा उन्होंने, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है, फिर उनको वही बर्तन माँजने होते हैं, फिर उनकी वही लाइफ़ होती है। तब मुझे बताएँ, आप बचपन से वो ख्वाब देखे हुए थे आपने कि नहीं मुझे इससे कुछ हट के करना है जो मेरे आस-पास हो रहा है? या आपकी लाइक अम, आप अपनी फैमिली को कितना क्रेडिट देना चाहेंगी इस मामले में लाइक जिन्होंने आपको सपोर्ट करा, जो आपको अभी भी लाइक इस टाइम पे भी सपोर्ट एंड जिन्होंने आपके जन्म पे लाइक पूरे इलाके में मिठाई बाँटी और आपका नाम सानिया रख दिया ये सोच के कि ये कुछ ना कुछ करेगी। तो इस बारे में बताएँ हमें? अम, वैसे सारे घरों में बच्चों को लेकर ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, क्योंकि माँ बाप मानते ही हैं कि हमारे बच्चे नालायक हैं। सही है। सारे घरों में ये होता है नॉर्मली। सारे बच्चे ये फेस करते हैं कि हमारे माँ बाप हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते या फिर भरोसा नहीं करते, ये सारी चीज। तो वो सब में ही था। और एक था सपना के, हम जब पूछते हैं, जब छोटे बच्चों से कुछ भी पूछते हैं तो वो सपने बताते हैं, मैं पायलट बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, ये सारी चीजें। तो मेरा बचपन से ये था कि मैं टीचर बनूंगी और मैं पढ़ाऊंगी मेरे जैसे बच्चों को, या जो नहीं पढ़ सकते। ये सारे सपने थे मेरे कि हाँ फ्री में पढ़ाऊंगी, वगैरह वगैरह ये सारी। लेकिन जब हम 9th में गए, थोड़े मैच्योर हुए, थोड़े बड़े हुए, तब पता चला कि लाइफ में और भी चीजें होती हैं, जो और भी प्रॉब्लम्स होती है, जो सिर्फ हम खिलौनों और गुड़ियों में नहीं होती।
जो हम खेलते हैं, हमारी दुनिया वहीं तक रहती है ना जब हम छोटे होते हैं तो। लेकिन जब हम बड़े होते हैं हमें घर के बारे में पता चलता है कि पेरेंट्स सिर्फ कमाते और खाना बनाते नहीं, और भी सारी चीजें होती है प्रॉब्लम्स उनकी, और जिंदगी में और भी सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें जब जानने को मिली, मैंने देखा कि मेरे जितनी जो लड़कियां हैं 15-16 साल की, 14 साल की, उनकी शादियां कर दी जा रही है। लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन शादी कर दी जा रही थी, और जबरदस्ती किसी की शादी हो रही थी, किसी की मजबूरी थी, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी इस तरीके की। और जो बच्चे थे, लड़के थे जो, वो ड्रॉप हो जा रहे थे 9 से 10 से, और काम पे लग जा रहे थे, कुछ कारखाने जा रहे थे। तो ये सब जहन में ये सवाल था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म, जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता था कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी शुरू होने वाली है। हमने एक दायरा बनाया था कि ये एक दायरा है, जब हम अम्मी अब्बू के जितने हो जाएंगे तब हमें करना पड़ेगा ये सारी चीजें। बिल्कुल। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा जल्दी हमें फेस करना पड़ा ना, तब हमें पता चला कि परेशानी रियल में होती कैसे। तो ये सब चीजों से उभरने के लिए एक था कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा अगर हमें बदलना है तो। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम वैसे ही रह जाएंगे, या फिर वैसे ही रह जाएंगे जैसा हमारे साथ हुआ है। हम पढ़ेंगे नहीं, आगे जाकर जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, हमसे आएगी या हमारे भाई बहनों से आएगी, तो वो भी यही सेम चीज फेस करेंगे, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी कि अभी तुम बड़े हो गए हो, 13-14 साल के, अब तुम्हें काम करना है, बिल्कुल। ये सारी चीज। हाँ, तो इन सब से उभरने के लिए जब मैंने रैप मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो मैंने सोचा अगर ये चीज मुझे आती है तो मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करके क्यों ना लोगों के सामने लाऊं, और इसमें मैं अपनी आवाज, मेरे दोस्तों की आवाज, और जो चीज मेरे दिल में चल रही है वो क्यों नहीं कहूं लोगों के सामने। और मुझे जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतनी जल्दी लोगों का इतना प्यार मिलेगा। उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा, कि मैंने 1 साल जितनी मेहनत की, उस 1 साल में मैंने वो पाया जो मैं डिजर्व करती हूँ। बिल्कुल, सोनिया आप इससे भी बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। तो आप मुझे बताएँ जब आपने स्टार्ट किया तो अ, हेजिटेशन थी कुछ दिल में लाइक जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऐसे लाइक एरिया से बिलॉन्ग करती जो लड़कियाँ हैं और ऐसे घरों में जो पली-बड़ी लड़कियाँ होती है, जहाँ पे छोटी-सी 10 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, फिर वही उनको वो घर गृहस्थी सँभालनी होती है, जहाँ पे कोई सपने नहीं होते हैं लड़कियों के या सपने होते भी हैं तो वो बस खत्म फिर खुद ही हो जाते हैं। तो मुझे बताएँ कि आपको लाइक वो हेजिटेशन थी कुछ कि मैं अगर ये काम करूँ लाइक मुझे आता है, मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, मैं अगर इस चीज़ पे इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव करना चाहूँ या मैं अगर इस फ़ील्ड में आगे जाना चाहूँ, तो मुझे लाइक रुकावटें आ जाएँगी, लोग लाइक मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा या बातें सपोर्ट भी छोड़िए लाइक बातें सुनने को मिलेंगी और हम इंसान हैं, हम हर्ट हो जाते हैं अगर कोई कुछ बुरा-भला कहता है। तो बिल्कुल, बातें दिल पे लग जाती हैं इंसान को। तो मुझे बताएँ कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी? आप तैयार थी नेगेटिव कमेंट्स के लिए या आपने खुद को लाइक या आप बात करती थी दोस्तों से लाइक हिम्मत खुद नहीं हो रही थी, फिर दोस्त आपको कहते थे या जैसे आपने पहले भी बोला कि एनजीओ की दीदी एक हैं जिनसे आप फ्रैंक हैं, आपका वो कम्फर्ट ज़ोन है, आप उनसे बात करती थी, देन वो आपको हौसला देती थी या खुद आपके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत थी या आपकी फैमिली ये डिज़र्व करती हैं कि फैमिली का सपोर्ट इतना ज़्यादा था कि आपको बाकियों की परवाह ना रही? मैंने जब शुरुआत की थी, तब मुझे ये पता था अगर मैं अपना 10 लोगों के सामने लाऊंगी तो उसमें से 4 तो जज करेंगे। और यही होता है जब हमारे सामने कोई आता है तो हम पहले उन्हें देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं बिना कुछ उनके बारे में जाने। बिल्कुल। तो ये तो होना ही है कभी ना कभी। तो ये मैं जानती थी, क्योंकि मैंने बाकी क्रिएटर्स को भी देखा है, उनके बारे में बाकी क्रिएटर्स जो बात करते हैं वो भी देखा है मैंने। तो इतना तो पता था अगर हम लोगों के सामने खुद को लाएंगे तो वो कुछ ना कुछ हुँ, बोलेंगे, लेकिन हम सही है या गलत है ये हम जानते हैं, बिल्कुल। या फिर हमारे लिए क्या सही है, हम क्या करना चाहते हैं, ये हमारा डिसीजन। तो अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेती तो कहीं ना कहीं मैं रिग्रेट करती इसके लिए, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मेरी जो चीज जो मुझे आती थी वो दब के रह गई। लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं ये मुझे एक फायदा पहुंचाया कि मैं लोगों के सामने खुलकर अपनी बात कह सकती हूँ, भले ही साफ साफ लफ्जों में नहीं, लेकिन मैं रैप में कह सकती हूँ। बिल्कुल।
तो ये थिंग थी। और मुझसे मेरे फ्रेंड्स इंस्पायर हुए, ये बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह। मतलब मेरा रैप सुनकर उन्हें भी ये लगा कि हाँ, उन्हें भी अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए, ना कि पीछे हट जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बोला आपने। अच्छा मुझे बताएँ, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, मुझे बताएँ कि एक 2 नाम है, एक 2 सफ़र हैं आपके, एक और 2 पहचान है आपकी। एक है सानिया क़यामुद्दीन मिस्त्री और दूसरा है सानिया एमक्यू। ये 2 अलग-अलग इंसान हैं, मुझे समझ आ रहा है, और होंगे भी, क्योंकि वो एक अलग शख्सियत है, ये एक अलग शख्सियत है। तो मुझे बताओ, सानिया क़यामुद्दीन मिस्त्री और सानिया एमक्यू, ये जो सफ़र रहा आपका, इनफैक्ट सफ़र तो अभी भी जारी है, तो मुझे बताओ आपको डिफ़रेंस क्या नज़र आ रही है? जो पहले की सानिया थी, जो स्कूल जाती थी, लोगों से बात करने में शर्माती थी, अपनी बात बताने में शर्माती थी, वो अब आज की सानिया एमक्यू जो यूट्यूब पे अपने सॉन्ग्स खुद लिखती हैं, खुद गाती हैं, रिकॉर्ड करती हैं एंड लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं, आपके दिल में जो कुछ बातें छुपी होती हैं और कुछ गिले शिकवे होते हैं सोसाइटी से, लोगों से, खुद से, बाकियों से, तो वो आप अपने रैप्स में गा के लाइक कंपोज करके फिर दुनिया तक दुनिया को सुनाती हैं। तो मुझे बताएं कि इस सानिया में और उस सानिया में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? कौन-कौन सी चेंज आपने खुद में देखी इस सफर ड्यूरिंग इस प्रोसेस में? जो शाइनेस थी सानिया मिस्त्री करीमुद्दीन की, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी कम हुई है। हुँ, और वो जो थिंकिंग प्रोसेस था वो डेवलप हुआ। मीन्स पहले हम कोई भी चीज़ सोचते थे उसको लेकर के, हाँ, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, यही होगा हमारे साथ, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो हम ये सोचते हैं अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बिल्कुल। हम उस जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें। हुँ, तो बहुत सारी चीज़ डेवलप हुई है। लाइक सानिया मिस्त्री जो इंटरैक्शन में भी बहुत कम थी, आज आपसे बात कर रही हूँ जिन्हें मैं ढंग से जानती भी नहीं हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके का है। हुँ, कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है कि आप पहले कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, आप मैं बात नहीं कर पा रही थी, जैसे आपने बोला कि शाइनेस थी, तो आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखा खुद में आज तक के सफर तक? कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएँ, आपका जो आप साइड में पढ़ भी रही हैं और आप 11th में पढ़ रही हैं ना? 12th में, अच्छा 12th में। अभी 12th में। ओके, ओके। आपकी स्टडीज़ भी साइड में चल रही है और आपका जो पैशन ऑलरेडी है वो भी साइड में आप चल रही हैं, गाने भी आप गा रही हैं। तो मुझे बताएँ, आप आगे जाके आपने कुछ सोचा है कि आपको किस फ़ील्ड में जाना है? आपको पढ़ाई आगे और ज़्यादा पर्स्यू करनी है और आप म्यूज़िक के फ़ील्ड में ही जाना चाहती हैं, नए-नए नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं और नई-नई म्यूज़िक में आपने सोचा है, या बस जैसे चल रहा है दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना है? अ, मेरी पढ़ाई चल रही है, मुझे आर्ट्स में कर रही हूँ मैं। और मुझे राइटिंग फील्ड में जाना है। मीन्स जैसे हम वो गाने टीचर लिखते बनने हैं। का ख्वाब अभी भी है? हाँ, वो टीचर टीचर बनने बनने का ख्वाब है। वो ख्वाब तो पूरा हो गया ना मेरा। मीन्स मुझे टीच बिल्कुल, करना था ना लोगों को कुछ चीज़ जो मुझे समझ में आई। तो वो ख्वाब मेरा पूरा हो रहा है मेरे रैप में। बिल्कुल। अच्छा सानिया, एक चीज़ मुझे आप बताएँ, आप जैसे आपने अपने अराउंड या अपने ऑनलाइन भी बहुत सारे बैंड्स देखे होंगे जो जिनके पास अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनके पास अपना स्टूडियो होता है, म्यूज़िक कंपोज़ करने के लिए उनके पास अच्छी-अच्छी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उनके पास सोर्सेज़ होते हैं और उनके वीडियोज़ भी फिर वो पूरे प्रोफ़ेशनल होते हैं एंड आप खुद को जब देखती हैं, आपके पास आपने छोटे से फ़ोन से स्टार्ट किया है और आप मुझे बताएँ कि अभी आप कैसे गाने कंपोज़ करती हैं अपने, या कभी स्ट्रीट शो होता है कोई, या घर में आप जब आपका कोई मन करे या आपकी कोई अपॉइंटमेंट होती है कि आज गाना मुझे अपलोड करना है तो कंपोज़ करना है, वो उसके पीछे कैसी प्रोसेस है? आप कैसे करती हैं ये सब? क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट्स तो ऑफ़ कोर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप कैसे कर रही हैं ये सब मैनेज? मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ अभी भी, क्योंकि अभी भी बहुत चीज़ें हैं, रिसोर्सेज़ उतने नहीं हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह होंगे, मेहनत जारी है उन सारी चीज़ों के लिए। उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारी चीज़ों से हमें प्रॉफ़िट हो और डेवलपमेंट हो, गाने में भी इम्प्रूवमेंट हो। तो ये सब जारी है। अभी भी फ़ोन से ही मिक्स मास्टरिंग होती है, माइक फ़ोन पे लगाकर, वो सब हो रहा है। ओके। अच्छा, आपके जैसी लड़कियाँ होंगी बहुत ज़्यादा जो पूरी दुनिया में ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं जिनके पास वो टैलेंट होता है, जिनके पास बहुत कुछ करने की सलाहियतें होती हैं, लेकिन उनके
उनको लाइक वो एक एक्सपोज़र नहीं मिल पाता। कभी वो सोसाइटी से डरती हैं, कभी वो लाइक फैमिली से डरती हैं, कभी वो लोगों की बातों से डरती हैं, कभी उनके आड़े कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो उन लड़कियों के लिए वैसे तो ये सवाल मुझे नहीं लगता मुनासिब है, क्योंकि आप जीती जागती एक खुद एग्ज़ाम्पल है उनके लिए, आप एक खुद लाइक मिसाल है उनके लिए, एक मैसेज खुद हैं आप उनके लिए। तो बट फिर भी उन लड़कियों के लिए आपकी छोटी-सी कुछ 1-2 बातें उनके लिए बताएँ आप, जो आपकी जर्नी देख के या आपको देख के, सानिया एमक्यू को देख के वो इंस्पायर हो जाएँ। उन लड़कियों के लिए 1-2 बातें बता दें। मतलब लोग सोचते हैं कि सपने पूरे करना अपनों से लड़ना जैसा है, लेकिन नहीं, वो अपनों से लड़ना नहीं है, अपनों के लिए लड़ना होता है। मतलब अगर मैं रैप नहीं चूज करती, ये नहीं था कि मेरे लिए आसान था मेरे मम्मी पापा को मनाना कि मैं रैप करती हूँ, क्योंकि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर रैपर्स की और रैप की इज्जत बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से रैप लोगों के सामने आया वो गलत तरीके से आया। बिल्कुल। हालाँकि उसका मीनिंग अलग, मतलब अलग है कि रैप का मतलब यही होता है कि हम एक मैसेज पहुँचाएँ या फिर कुछ बदलने की कोशिश करें। रैप इसीलिए आया था ना, लेकिन जिस तरीके से वो इंडिया में आया लोगों के सामने, बहुत सारे रैपर्स हैं वो जो सही काम कर रहे हैं। लेकिन वो उनका जो कुछ ऐसा काम जो अलग तरीके से लोगों के सामने आया, डिस ट्रैक्स की बात कर रही हूँ मैं। हुँ, हुँ। तो उनका कुछ लोग होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होता ये सारी चीज़ें कि ये डिस कर रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है। कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। तो ये सब की वजह से ना लोग ये सोचते हैं कि रैप बहुत बेकार चीज़ है, जिसमें दूसरों के जज़्बात की कदर नहीं होती है, लेकिन रैप निकला ही जज़्बातों से है ना। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी हमारे यहाँ के लोगों को, क्योंकि मैंने रैप स्टार्ट किया और उसने स्टार्ट किया जो जल्दी कुछ बोलती नहीं है लोगों के सामने। और दूसरी थिंग ये हो गई कि लड़की है करके, तुम लड़की हो, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, ये सारी चीजें करना, ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें किसने हक दिया बोलने का, ये बहुत सारी बातें होती है। लेकिन इन सारी चीजों का मतलब क्या निकल, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आ रहा है कि हम काबिल नहीं है, हम हमारी काबिलियत को हमें तराशना पड़ता है बिल्कुल। और लोगों के सामने निकालना पड़ता है। अगर तुम लड़की हो या लड़का हो, बॉयज के भी कम स्ट्रगल नहीं होते, लेकिन जब तक तुम्हें अपनी बात अपने खुद के पेरेंट्स को बोलने नहीं आ रहा है, तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम लोगों के सामने खुद को काबिल प्रूव करोगे। पहले तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है कि हाँ, तुम उनका साथ दे सकते हो, अपने सपने भी पूरे कर सकते हो। बिल्कुल। ओके सानिया, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। आप बहुत बड़ी मिसाल हैं लोगों के लिए। मैंने पहले भी बोला, आप जैसी लड़कियां जो लाइक जिनके पास टैलेंट भी है बट करने से घबरा रही हैं, कदम उठाने से घबरा रही हैं। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप आगे बढ़ते रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। सानिया एमक्यू के नाम से हम टाइमलाइन भी चला देंगे। तो एंड अब आगे बढ़ते रहिए और हमसे वादा कीजिए कि हम आप फिर से हमारे साथ बात करेंगी, अपना और आगे का एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपका, लोगों तक पहुंचाना था आपको कि सानिया एमक्यू भी कहीं पे एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको सुने, उनको सपोर्ट करें एंड उनको फीडबैक भी दें, क्योंकि जब तक ना फीडबैक मिलेगा लोगों का तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपनी खामियां खूबियों का पता नहीं चलेगा। सो थैंक यू सो मच बात करने के लिए। आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आगे भी मिलेंगे, इंशाल्लाह बात करेंगे एंड बहुत सारे लोगों को और इंस्पायर जी करेंगे। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।